फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आपको पता ही होगा। मतलब हर चीज़ में पूछा ही जाता है एनीमिया, जैसे CHN में, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, मेडिकल सर्जिकल में, फंडामेंटल में, मतलब हर जगह पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जो एनीमिया में इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टाइप्स ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनीमिया का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एनीमिया इज वन ऑफ द मोर कॉमन ब्लड डिसऑर्डर अकर्स व्हेन द लेवल ऑफ हेल्दी आरबीसी इन द ब्लड बिकम्स टू लो। एनीमिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब ब्लड में हमारी मेनली क्या होती है, आरबीसी होती है। तो लॉस ऑफ आरबीसी इन द ब्लड इज नोन एज एनीमिया। ठीक है, इसका अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Anemia is a common condition in which a child has lack of sufficient number of RBC और hemoglobin। ठीक है, इसमें एनीमिया में ये बोला गया है कि कॉमन कंडीशन है, मतलब ये जनरली बच्चों में मोस्टली देखा जाता है। ठीक है, अडल्ट्स में भी होता है, लेकिन अगर जैसे मतलब मोस्टली बच्चों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, हैज़ लैक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ आरबीसी, मतलब कि इसमें जो एक इनफ मात्रा में आरबीसी होनी चाहिए वो कम होने लगती है। ठीक है, डिक्रीज होने लगती है, तो उसको एनीमिया बोलते हैं। आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ठीक है, अ प्रोटीन दैट अलाउज आरबीसी टू कैरी ऑक्सीजन टू अदर बॉडी सेल्स। देखिए, आरबीसी का जो है उसका काम क्या होता है। आरबीसी देखिए ऐसे स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, तो ये जो आरबीसी होती है ये ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे जो सेल्स है वहाँ तक पहुँचाती है और उनको ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करती है। तो मेनली जो आरबीसी का होता है यही काम होता है। देखिए, जो ब्लड है वो हमारे पूरे शरीर में ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, ब्लड में आरबीसी होती हैं। जो आरबीसी होती हैं ये हार्ट के पास जाएंगी। जो प्योरीफाइड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको अपने अंदर लेंगे, फिर आगे जाएंगे। यहाँ पे सपोज दैट कोई ऑर्गन है, तो ये सपोज दैट एक सेल है, तो इसको जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इससे CO2 लेकर के जाएंगे, फिर वहाँ पे हार्ट में जाकर के CO2 वाला ब्लड जो हो गया वो प्योरीफाई हो जाएगा और उसमें ऑक्सीजन आ जाएगी। फिर ये लेकर के आ जाएंगे। तो आरबीसी का मेनली जो काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से, मतलब ऑक्सीजन को लेकर के आना, जो सेल्स है उनको पहुंचाना, उसके बाद फिर वहां से CO2 ले जाना, फिर ऑक्सीजन को लाना। तो मेनली यही इनका काम होता है। तो जब शरीर में शरीर में जब आरबीसी की कमी होने लगेगी तो ये एनीमिया कॉज करता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको एनर्जी भी कम होने लगेगी, क्योंकि जो आपका ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट, आप इसको बस समझिए, ये जो बस है यही आपके घर तक नहीं पहुंची है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही है आपकी जो एनर्जी है। तो इस वजह से आपको वीकनेस भी होने लगेगी, थकावट होने लगेगी। तो जो मेन साइन एंड सिम्टम्स होता है एनीमिया का, उसमें सबसे पहले इंसान को थकावट होने लगती है, चक्कर आने लगता है। ठीक है, आई होप कि आपको इसके डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कूले एनीमिया। इसका जो दूसरा नाम है वो है थैलेसीमिया। तो क्वेश्चन कभी कभी जो पेपर में आ जाता है वो थैलेसीमिया आ जाता है, तो इसी को कूलेज एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोर कॉमन जो है वो थैलेसीमिया है। फिर है एप्लास्टिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोफीलिया एंड पॉलीसाइथीमिया। तो ये जो हमारे 10 है ये टाइप्स ऑफ एनीमिया है। अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या है और इनको बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप था वो था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। In this type, the blood carries insufficient amount of iron which is needed to form hemoglobin. Iron deficiency anemia is a decrease in the number of RBC in the blood due to lack of iron. देखिए, जो आयरन होता है वो हेल्प करता है हीमोग्लोबिन को बनाने में, आरबीसी को बनाने में। तो इसमें क्या होता है, जब आयरन की ही कमी हो जाएगी, जब आयरन की कमी हो जाएगी तो आरबीसी जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है, आप खुद सोचिए। देखिए, जो आयरन है, सॉरी यहाँ से आपको दिख नहीं रहेगा, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए, जो आयरन है वो आरबीसी को बनाता है। ठीक है, अब जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आरबीसी बन नहीं पाएगी, तो इसीलिए बोला गया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब एनीमिया क्यों हो रहा है, ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, इसमें आप एक लाइन बस यही लिख दीजिएगा, ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी आरबीसीज आर नॉट फॉर्म प्रॉपरली। ठीक है,
नेक्स्ट है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। फ्रेंड्स आप इसमें एक चीज़ ये नोट करके रखिए कि जब हेडिंग में पढ़ूँ ना तो उसी से आप पूरा अर्थ निकाल लिया करिए। तो आपको अगर ये आप भूल भी जाएंगे तो आप एग्जाम में बना करके भी लिख सकते हैं अगर आपको पता होगा। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ, ये था आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी मतलब आयरन की कमी हो रही है, इस वजह से एनीमिया हो रहा है। नेक्स्ट है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलो फ्रेंड्स जो मेगा होता है इसका मतलब होता है बड़ा। आप ऐसा समझ रहे होंगे ना कि मेगा मतलब हमेशा ऐसे ही बोला जाता है मेगा सेल आ गया, मतलब बड़ी सेल आ गई है, मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम, बहुत हाई है, ठीक है। तो इसमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इन दिस टाइप ड्यू टू लैक ऑफ फॉलिक एसिड और विटामिन B12 द आरबीसी साइज बिकम वेरी लार्ज, ठीक है। इसमें मतलब ये बोला गया है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से जो आरबीसी का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक प्रॉपर साइज होता है, सपोज दैट ऐसा आरबीसी का साइज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें लैक ऑफ फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से उसका साइज ऐसा हो रहा है, प्रॉपरली कोई भी शेप ले रहा है, तो उसको बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है पर्नीशियस एनीमिया। फ्रेंड्स जो पर्नीशियस एनीमिया होता है ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का ही सब टाइप होता है। It is a type of megaloblastic anemia in which vitamin B12 required for making RBC is not properly absorbed। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो विटामिन B12 RBC बनने के लिए मोस्ट नेसेसरी होता है वो उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो प्रॉपरली RBC फॉर्म नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसको पर्नीशियस एनीमिया बोला गया है। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया। In this type, RBC are destroyed due to different causes like serious infection or certain medicine। देखिए हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब है कि इसमें जो RBC हैं वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगती है, मतलब खत्म होने लगती हैं, ठीक है। डिफरेंट कॉज की वजह से, उसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे एक है सीरियस इन्फेक्शन, कोई भी सीरियस इन्फेक्शन हो गया या कोई भी मेडिसिन उसका साइड इफेक्ट हो गया जिसकी वजह से जो RBC वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। जब RBC डिस्ट्रॉय होने लगेंगी तो लैक ऑफ आरबीसी हो जाएगी जिसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। फ्रेंड्स सिकल सेल एनीमिया में होता है इन दिस इनहेरिटेड टाइप द आरबीसी बिकम एबनॉर्मली सिकल शेप्ड। इसमें ये इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब कि ये कंजेनाइटल ही बोल सकते हैं कि वंशानुगत होता है, ठीक है। अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आपको हो सकता है। द आरबीसी बिकम एबनॉर्मली सिकल शेप्ड। इसमें होता है जो आरबीसी का साइज होता है, जो शेप होता है वो शिकल का फॉर्म कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल आरबीसी का वो हो गया, ठीक है, ये हेल्दी आरबीसी है। लेकिन सिकल सेल में होगा कि इस टाइप की आरबीसी बनने लगेंगी, ठीक है, इसको बोलते हैं सिकल सेल। इस टाइप की होने लगेंगी। अब देखिए आरबीसी का मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में ही काम समझाया था कि ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड से लेकर के जा करके उसको देना, किसको देना, सेल्स को देना। तो अब यहाँ पे इनफ एक प्रॉपरली उसका शेप है, उसमें अच्छे से वो ले जाती है और सेल को देती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर शेप नहीं होगा जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ आरबीसी भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, जिसको कूलेज एनीमिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इन विच द बॉडी मेक्स एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें ये होता है जो बॉडी है वो एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन बनाने लगती है। मतलब इसमें भी आप ऐसे कह सकते हैं कि शेप का ही चेंजमेंट होने लगता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये नॉर्मल शेप है और थैलेसीमिया में ऐसा शेप हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाता है जिसको हम थैलेसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। इन दिस टाइप द बोन मैरो फेल्स टू मेक ब्लड सेल्स। इसमें ये होता है जो बोन मैरो होती है वही आरबीसी बनाने में या तो ब्लड सेल बनाने में फेल हो जाती है। इट इज़ अ सिंड्रोम ऑफ बोन मैरो, मतलब कि ये सिंड्रोम है बोन मैरो का। मतलब जब बोन मैरो में कोई भी डिजीज कंडीशन हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से मतलब ये बोन मैरो का डिसऑर्डर है कि वो जो ब्लड सेल हैं आरबीसी वगैरह है उनको प्रॉपरली बना नहीं पाती है जिसकी वजह से बॉडी में लैक ऑफ आरबीसी हो जाती है। इसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, द इम्यून सिस्टम मिस्टेक आरबीसी फॉर फॉरेन इन्वेडर्स एंड बिगिन डिस्ट्रॉइंग देम। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी की रक्षा करता है कोई भी फॉरेन आर्टिकल से, ठीक है। जैसे
कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर कर गया, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेक से, मतलब गलती से आरबीसी को ही फॉरेन बॉडी समझ लेता है। ठीक है, उसको लगता है कि जो ब्लड वाली आरबीसी है ये बाहर से आई हैं, ये मेरी दुश्मन है, तो उन्हीं को ही वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लिए घातक हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोला गया ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल भाषा में लिखा है, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय, मतलब इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ही की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोफीलिया। इसमें देखते हैं क्या होता है। हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये एक इनहेरिटेड है, मतलब वंशानुगत ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली ड्यू टू अ लैक ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन। देखिए, जब हमारी बॉडी में जो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, जैसे हमारे शरीर में कहीं भी कट लग गया तो जो ब्लड खून बहता रहता है तो वो अपने आप क्लॉट हो जाता है ना, तो किसी न किसी वजह से क्लॉट होता है। तो एक क्लॉटिंग प्रोटीन होता है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जब हमारी बॉडी में, तो अगर कहीं कट लग गया और उस प्रोटीन की कमी है तो वो ब्लड तो वहाँ से लॉस होता रहेगा, तो उसी कंडीशन को बोला गया हीमोफीलिया। इसमें आगे लिखा भी हुआ है, पीपल विद हीमोफीलिया ब्लीड फॉर अ लॉन्गर टाइम देन अदर्स आफ्टर एन इंजरी। अगर इसमें किसी के बॉडी में वो क्लॉटिंग प्रोटीन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से उसको बहुत देर तक ब्लीडिंग होती रहेगी, और मतलब जैसे नॉर्मल अगर 5 सेकेंड में वहाँ पे क्लॉट हो जाना है ब्लड, तो 5 सेकेंड में नहीं होगा, 10 से 15 मिनट ले लेगा, और 10 से 15 मिनट में तो आपका बहुत ज़्यादा ही खून चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। नेक्स्ट है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया इज अ रेयर ब्लड डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन देयर आर टू मेनी आरबीसी सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। मतलब देखिए, यहाँ पे हेडिंग में जैसे लिखा है पॉलीसाइथीमिया, मतलब पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पॉली का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा। कहीं पर भी अगर पॉली लगा होता है उसका मतलब होता है एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा हो गई। तो पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, जो हमारी वेन होती है या जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें जो आरबीसी की मात्रा है बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारी दो हैं, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल वाली में ये आरबीसी हैं, ये आराम से जा रही हैं, ठीक है, सेल के पास। लेकिन इस वाली में, ये पॉलीसाइथीमिया वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा आरबीसी हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये जो नॉर्मल वेन है और ये पॉलीसाइथीमिया, मतलब नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम है और ये पॉलीसाइथीमिया वाली है। तो अब यहाँ पे इसको मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। देखिए, दैट अकर्स व्हेन देयर आर टू मेनी आरबीसी सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। जब एक ब्लड स्ट्रीम में बहुत सारी आरबीसी सर्कुलेट होने लगती है। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट में और वहाँ के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन पहुँचाती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है पॉलीसाइथीमिया कॉजेज द ब्लड टू थिकन। अब अगर यहाँ पे जब ढेर सारी आरबीसी हो जाएंगे तो ब्लड अपने आप ही मोटा हो जाएगा। ठीक है, थिकन मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर द ब्लड टू फ्लो थ्रू द बॉडी टू द ऑर्गन्स। देखिए, अब यहाँ पे कम आरबीसी है और थोड़ा सा जो ब्लड है वो पतला है, तो आराम से ये सर्कुलेट होता रहेगा, ऐसे बहता रहेगा। अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी है तो ब्लड मोटा हो जाएगा। जब ब्लड मोटा हो जाएगा तो ये प्रॉपरली आराम से बह नहीं पाएगा। आप खुद सोचिए, जब कोई भी मतलब पतला अगर हम पानी को बहाएंगे तो बहुत जल्दी बह जाता है, अगर वहीं पर हम तेल को मतलब बहाएंगे तो वो धीरे धीरे स्लो जाता है, क्योंकि तेल मोटा होता है, पानी पतला होता है। तो सेम यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से मोर डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब जो आरबीसी उनका फ्लो होने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। जब यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगी मतलब स्लो बहेंगी तो जो सेल्स को टाइम पे ऑक्सीजन मिलनी है तो वो मिल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पेशेंट को एनर्जी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं लैक ऑफ आरबीसी हो जाएगी। लैक ऑफ आरबीसी क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी। अधिकता में भी उसको जब प्रॉपरली उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उसको वीकनेस आएगी, थकावट होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ एनीमिया थे। मैंने इनको बहुत डिटेल से अच्छे से टाइम लेकर के समझाया है बहुत सिंपल हेडिंग से ही पता चल जाता है। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। कहते हैं कॉजेज ऑफ एनीमिया। सबसे पहला जो कॉज है वो है एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब कि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ही हमारे शरीर से ब्लीडिंग होने लगेगी
तो एनीमिया कॉज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ये है कि जब भी कभी जब जो फीमेल्स होती है उनको जब पीरियड होता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा ही खून निकलने लगता है, उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये तो हम लोगों ने टाइप्स में ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट है कैंसर कॉजिंग एनीमिया, जैसे ल्यूकेमिया होता है, कोई भी अगर ब्लड में कैंसर हो गया जिसकी वजह से आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगा, इसकी वजह से भी एनीमिया कॉज हो जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर कॉजिंग एनीमिया। जेनेटिक फैक्टर के मतलब बचपन से ही उसके जीन्स में कोई ऐसा फ्लक्चुएशन हुआ है जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा हो। नेक्स्ट है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। इसमें ये है कि जो आरबीसी है उसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा हो, उसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, कि मतलब जैसे ही वो बन रही है उससे ज़्यादा ही उसको डिस्ट्रॉय होती जा रही, ख़राब होती जा रही है, इसकी वजह से भी एनीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इसमें होगा कि प्रॉपरली प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, एनफ अमाउंट में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो शरीर को आरबीसी जब नहीं मिल पाएगी तब भी एनीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू अ ड्रग और टॉक्सिन, कोई भी आप किसी गैस के या किसी भी टॉक्सिक चीज़ के एक्सपोजर में आप आ गए हैं, या कोई आपने ऐसी दवा ले ली है जिसका साइड इफेक्ट हो गया है, इसकी वजह से भी मतलब डिफरेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। लास्ट है इनहेरिटेड डिफेक्ट्स ऑफ आरबीसी, जैसे हम लोगों ने अभी 2-3 इसमें सिकल सेल वगैरह हो गया और थैलेसीमिया होगा, ये सारे हमारे इनहेरिटेड एनीमिक डिसऑर्डर थे, ठीक है, तो इनकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो ये सारे हमारे कॉजेज हैं। फ्रेंड्स, अगर जो क्वेश्चन में 10-15 नंबर का ये एनीमिया आता है तो आप इनको हेडिंग करके जो मैंने हिंदी में बोला आप उसको लिख भी सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी लिस्ट आउट कर देंगे तो इनफ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है इजी फटीग एंड लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए ये सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया उसमें भी यही पता चल रहा था कि इजी फटीग मतलब उसको आसानी से थकावट हो जाएगी और लॉस ऑफ एनर्जी होगा, उसके शरीर में एनर्जी भी लॉस होने लगेगी। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ये सारी प्रॉब्लम आने लगेंगे। नेक्स्ट है हेडेक, उसका सर दर्द होगा। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, मतलब अगर वो फोकस करेगा तो वो फोकस नहीं कर पाएगा, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीनेस, फिर है पेल स्किन। पेल स्किन का मतलब भी होता है कि पेल स्किन मतलब येलोइश टाइप की स्किन हो जाएगी। जब शरीर में आपकी आरबीसी कम हो जाएगी तो येलोइश हो जाएगी। डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, वो कमजोरी उसको लगेगी, उसको चक्कर आएगा। नेक्स्ट है लेग क्रैम्प्स, मतलब पैरों में क्रैम्प्स टाइप के आएंगे, अपने आप ही मुड़ने लगेंगे, सीवियर दर्द होगा, ठीक है, ऐठन टाइप की होने लगेगी। नेक्स्ट है इंसोम्निया। उसको डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न हो जाएगा, प्रॉपरली अच्छे से वो नींद नहीं अपनी ले पाएगा। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मली एलिवेट हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ब्रीथलेसनेस, सांस फूलने लगेगी। लैक ऑफ एनर्जी होगी, हेडेक होगा। इरिटेबिलिटी मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आने लगेगा। नेक्स्ट है सोर और स्वेलन टंग, मतलब कि गले में खराश रहेगी, जीभ में सूजन आ जाएगी, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जॉन्डिस होगा, जैसे उधर हम लोगों ने पढ़ा था पेल स्किन, ठीक है, येलोइश स्किन हो जाएगी तो उसको जॉन्डिस होगा, मतलब जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। नेक्स्ट है इनलार्ज स्प्लीन और लीवर में सूजन आ जाएगी, लार्जमेंट हो जाएगा, और स्प्लीन में भी इनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है स्लो और डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर वुंड एंड टिश्यू हीलिंग, मतलब कि जो सपोजेड अगर आपको चोट लग जाएगी तो वो जल्दी हील नहीं होगी, उसको हील होने में टाइम लगेगा। तो ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एनीमिया में। हम बढ़ते हैं डायग्नोसिस में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। कुछ टेस्ट स्पेशल है उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ये पहला है पेरीफेरल स्मीयर। इसमें इन दिस टेस्ट आ स्मॉल ब्लड सैंपल इज माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन टू चेक इफ द ब्लड सेल अपीयर नॉर्मल, मतलब इसमें थोड़ा सा सैंपल लेते हैं ब्लड का और उसको अच्छे से चेक करते हैं कि उसमें कोई भी नॉर्मल आरबीसी या नॉर्मल ब्लड है कि नहीं है, और अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी हमको देखने को मिलती है तो हम वो फाइंड आउट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है,
दिस स्क्रीनिंग टेस्ट इज जनरली डन फॉर डायग्नोसिस एनीमिया इन चिल्ड्रेन, मतलब ये बच्चों में डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, एंड डायग्नोस फॉर चिल्ड्रेन एज इट मेजर्ड द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी इन द ब्लड। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसका ब्लड में कितना अमाउंट है, ये सब हम चेक करने के लिए हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट चेकअप करते हैं। आयरन टेस्ट करते हैं, मतलब ब्लड में देखते हैं कि आयरन की मात्रा कितनी है। नेक्स्ट है बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। बोन मैरो एस्पिरेशन का मतलब कि बोन मैरो से हम एस्पिरेट करते हैं, और अगर वहाँ से बायोप्सी का मतलब होता है कि वहाँ से थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं सेल और टिश्यू का, फिर उसको एग्जामिन करते हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पे कहीं कैंसर तो नहीं फॉर्म हुआ है, टिश्यू तो नहीं फॉर्म हुआ है, तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। तो डायग्नोसिस में यही हम सब करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हम एनीमिया को ट्रीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम, ये हम लोगों ने अभी सिम्टम्स में भी पढ़े थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे प्रॉब्लम होगी। आप एक बात जनरली ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर शरीर में खून की मात्रा होगी ही नहीं तो उस बच्चे का प्रॉपरली ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट भी नहीं होगा। डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? सेल को कुछ नहीं चाहिए, सेल को बस एनर्जी चाहिए, और जब सेल को एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी तो वो कहाँ से काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेन एंड स्वेलिंग इन जॉइंट्स, जो घुटने होंगे, जो जॉइंट्स होंगे हमारे शरीर के, उसमें स्वेलिंग आएगी, वहाँ पे पेन होगा। नेक्स्ट है बोन मैरो फेलियर, बोन मैरो फेल हो सकती है। नेक्स्ट है लुकेमिया और अदर टाइप ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर हो सकता है या कोई भी टाइप का कैंसर हो सकता है। ये सारे हमारे कॉम्प्लिकेशन है अगर एनीमिया को ना ट्रीट किया जाए तो। नेक्स्ट प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काउज मिल्क कंजप्शन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1 साल से कम बच्चे को, जो 1 साल का भी ना हुआ हो, उसको गाय का दूध नहीं देना है, क्योंकि गाय के दूध में आयरन की मात्रा कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेल बैलेंस्ड डाइट, अच्छे से बैलेंस डाइट लें, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पालक, चुकंदर, अनार, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग इन रिच अमाउंट, जो बेबी है उसको अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराएं, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट है आयरन रिच डाइट, जितने भी आयरन रिच डाइट है उनको आप कंज्यूम करें, खाएं, तो आप एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या हो सकता है। आयरन थेरेपी दे सकते हैं, आयरन थेरेपी। नेक्स्ट डाइट, जैसे बैलेंस डाइट है ये दे सकते हैं, फॉलिक एसिड दे सकते हैं, विटामिन B12 है, ये सारी चीज़ें आप दे करके जो एनीमिया है उसको आप कवर अप कर सकते हैं, और एक बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड है उसको आप मेंटेन रख सकते हैं। लास्ट हम पढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हीं को एलिब्रेट कर दीजिएगा अच्छे से हेडिंग करके, नहीं तो मतलब आप इतने 5 पॉइंट में तो नर्सिंग मैनेजमेंट होता नहीं है, तो आराम से 1 पेज का एग्जाम में लिख दीजिएगा। जैसे पहला एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी है पेशेंट के लिए वो आप पेशेंट को टाइम टाइम से देंगे। नेक्स्ट रिड्यूसिंग फटीग, जो पेशेंट है उसकी जो थकावट को दूर करने के लिए आप उपाय करेंगे, उसको कंफर्ट डिवाइस प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है, उसका जो थकावट है उसको कम करेंगे। नेक्स्ट है एजुकेटिंग द पेशेंट एंड केयर गिवर्स अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब कि जो भी पेशेंट है उसको हम बताएंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे होता है और हम क्या क्या उसके लिए उपचार कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और दोबारा उनको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके बारे में हम उनको एजुकेट करेंगे, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, उनको समझाएंगे या कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन होने से कैसे अपने आप को बचाव करें, कैसे सुरक्षित रखें, इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो इन सब के लिए भी हम रोकथाम करेंगे। तो ये एज अ नर्स हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा एनीमिया, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स, एनीमिया जो है बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में इसको मज़ा आता है, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके टाइप्स जरूर याद करिएगा। मैंने इसमें 10 टाइप बताए हैं, लेकिन आप 5-6 टाइप है उतने भी लिख देंगे उनको डिटेल से तो इनफ है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो मोस्टली व्यूवर हैं उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बस देख लेते हैं चले जाते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा भी भला कर दीजिए, आप सब्सक्राइब करिए, तो जो नए नए लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। एंड वीडियो अगर पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स कमेंट जरूर किया करें, पॉजिटिव कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आप एक कमेंट ड्रॉप कर देते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो रही है तो वो उसको भी मैं सुधार लूँ। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।